उसको मतलब रिलेट करके आंसर को लिखना थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर। थोड़ी इकोनॉमी में अंडरस्टैंडिंग और अच्छी, अगर देखो आपकी बैकग्राउंड नहीं है तो हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। देखो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट और ये अपने में थोड़ा सा जटिल सब्जेक्ट भी होता है ना, इसके कॉन्सेप्ट है और उनके कॉन्सेप्ट को समझने में जिन जिन चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे अभी ये पहला ही शब्द लिखा हुआ है फिस्कल कंसोलिडेशन है। बहुत लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिस्कल पॉलिसी, अगर आप थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करते हैं, बट इसका अर्थ समझना, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये थोड़े कंसेप्ट हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं इकोनॉमी में और इनमें थोड़ा सा समय लगता है, तो घबराओ मत। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझने, लगातार ट्राई करते रहो। जो भी वर्ड शब्द तुम्हें काम का दिखाई देता है वो शब्द जो है आप नोट करो और उसको फिर देखो कि कैसे है। और एक कोई मैं एक दो काम, छोटी छोटी चीजें मैं सोच रहा हूँ क्लास में हम लोग शुरू कर सकते हैं, जो आप लोगों को सबको करना होगा। तो मैं दो तीन स्टूडेंट आप लोगों को ये भी अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हो ना, फालतू नहीं, पर बहुत ही इसको आपको तरीके से रखना पड़ेगा। जैसे मैं एक दो दिन से ये शब्द देख रहा हूँ, मेटावर्स। सर फेसबुक का ये सर इति हुआ है सर, मेटा हाँ, फेसबुक के द्वारा है सर। अब ये फेसबुक क्या की होता कंपनी का है, नाम चेंज हुआ। आप ही से, आप इसके इसे पीछे पढ़ना, इसी को पढ़ना शुरू करिए। सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, सभी स्टूडेंट, ये शब्द क्या है, इसका मतलब, काफी संभावना है कि ये आपके इम्तिहान में ये शब्द आएगा, तो आप इसका मतलब समझिए। काफी मैं इसकी एक रीजनेबल पॉलिसी मतलब वो दे सकता हूँ कि लगभग 50% चांस मान के चलो कि ये शब्द आपके एग्जाम में शायद होगा। ठीक है, तो जहां भी इस तरीके के शब्द किसी की जानकारी में आते हैं, किसी को पता चलते हैं, थोड़े से यूनिक होने चाहिए, बहुत नॉर्मल से नहीं होने चाहिए, खासतौर में साइंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, क्योंकि इसके शब्दों को लेके होता है। तो अगर आपके संज्ञान में किसी के में भी ऐसा कोई और चीज आती है जो आपको लगता है साइंस की है और रिलेवेंट है, तो उसको हम लोग यहाँ पर कभी कभी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैं आज के लिए जो शब्द दे रहा हूं वो है मेटावर्स। आपको ये देखना है इसका क्या मतलब है, जिनको ना पता हो उसका मतलब, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेटावर्स होता क्या है, मेटावर्स से क्या होगा, ये पॉलिसी आ रही है तो इसमें क्या है, सारे इसके डायमेंशन आपको एक बार पढ़ने, गूगल पे आज के समय में लगभग सारी चीजों के जवाब हमें इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, और इकोनॉमी के फैक्ट्स को ठीक है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा, घबराओ मत। और इकोनॉमी में जो है फैक्चुअल क्वेश्चन कम आते, कंसेप्चुअली क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अभी के समय में ऐसा नहीं होगा, वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि बताओ फिस्कल डेफिसिट की दर क्या है, नहीं पूछता है। वो आपसे पूछता है फिस्कल डेफिसिट मुझे समझाओ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना के दे देगा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, होता क्या है। तो अभी हम उस पर बात भी करेंगे व्हाट इज दिस डेफिसिट। तो अभी की आज हम जो चर्चा शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था की अच्छी चीज और बुरी चीज क्या है कि ये एक्सपेंड कर रही है। हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, जो शायद अगले 25-30 साल तक, जैसे हमने पहले भी 2-3 बार डिस्कस किया है, कि भारत एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्टेज पर खड़ा हुआ है और ये पूरे देश के लिए, देश के लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और अगर ये अपॉर्चुनिटी हम मिस कर जाते हैं, जैसे भैया कि आपकी एक लॉटरी लगी है, अब आप उस लॉटरी को मतलब एनकैश ना कर सके, तो वो फिर आपकी गलती है। आपके पास कुछ संसाधन है, उस संसाधन को अगर हम इस्तेमाल नहीं सही कर पाए तो वो बेकार हो जाएगा और हमें दुख देगा कि भाई हमें ये हो सकता था, वो हो सकता था, है ना। हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि अरे जो है हम ऐसा कर रहे थे, हमने वो एग्जाम लिखा था। आईएएस के एग्जाम में भी बहुत सारे लोग होते हैं, कोई बोलता है जी मैंने प्री लिखा, मैंने मेंस लिखा, ताहा उम्र लोग याद रखते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं लाइफ में,
और लाइफ की अपॉर्चुनिटीज जो है जा भी सकती हैं, मिल भी सकती हैं, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। ऐसे ही देश के साथ भी चीज है, देश भी एक अलाइव चीज होती है, जीवित चीज होती है देश, और देश के अंदर के भी अपने डायनामिक्स हैं, और उन डायनामिक्स में भी हमेशा मौका नहीं होता। तो भारत की जो इस समय की इकोनॉमी है, ये एक्सपेंडिंग इकोनॉमी है, जैसा हम देख भी रहे होंगे। अगर आप लोग थोड़ा भी ग्रोथ रेट को फॉलो करते होंगे तो ग्रोथ रेट क्या क्या अभी आपको किसी को जानकारी हो, मैं ईयर्स लिख देता हूँ, इलेक्शन ईयर्स हैं ये सब, तो इनसे थोड़ा फॉलो करते हैं। 2004 में हमारा ग्रोथ रेट कितना होगा अंदाजन? कोई बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा बताए। मेरे ख्याल से 5 या 6% के आसपास था, 6% के लगभग था। ज्यादा था, इससे ज्यादा नहीं होगा, चेक कर लो। नहीं, आसपास 6% होगा, लेट से 6% के आसपास होगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इससे ज्यादा नहीं होगा। 2009 के आसपास इट वाज समथिंग अराउंड 8 और 9, यहाँ ये 9 के आसपास घूम रहा था, 9 प्लस माइनस 9 से ऊपर जा रहा था। दैट वाज प्रिटी गुड, बहुत अच्छा ये ग्रोथ रेट था हमारा। और एक समय ये भी बात आई थी कि हम डबल डिजिट में जाएंगे। 2019 आते आते हमारा ग्रोथ रेट घट गया था, और शायद 5 या 6% के वापस 6% आ गया। और 2021 में कोरोना के कारण 2020 में ये नेगेटिव में चला गया था, 9-10% के आसपास। हमारे लिए ये जो ट्रेंड है ना, अब ये वाला जो फेज है जो पिछले कुछ 2-3-4 साल से चल रहा है, ये बहुत सकारात्मक फेज नहीं है, और हमें इससे जितना जल्दी बाहर निकले उतना अच्छा है। वो देश की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा देश एक्सपेंडिंग कंट्री है, जिसकी आबादी भी बढ़ रही है। तो अगर हम बराबर भी बढ़ेंगे तो फिर हम कुछ नेट गेन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हमारी आबादी 3%, 2 से 3% के दर से बढ़ गई, हमने 2 से 3% की दर से अपनी इकोनॉमी बढ़ा ली, तो लोगों को नेट कुछ नहीं मिलेगा, उनके हाथ में आएगा कुछ नहीं, क्योंकि वो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, यथास्थिति मेंटेन रहेगी। तो इसमें और इसमें एक रीजनेबल गैप होना चाहिए, और हमारा ग्रोथ 8-9% के आसपास रहना चाहिए, और वो भी लंबे समय तक, 10-15 साल तक, 20 साल तक, अगले 20 साल 25 साल तक। अगर हम ये वाला ग्रोथ रेट अचीव कर लेते हैं तो देन इंडिया कुड बी अ डिफरेंट कंट्री। बट अगर यहाँ हम फेल करते हैं 8-9% के रेट ऑफ ग्रोथ में, देन मतलब ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, पर यह है कि यस, वी विल मिस दैट अपॉर्चुनिटी। तो हम वो मौके को गंवा देंगे जो हमारे को इतिहास ने दिया है। अगले 25 साल के लिए हमारे पास ये जो मौका है, इसे हम खो देंगे। ये हमारे देश की बेसिक इकोनॉमी है। अब इस इकोनॉमी में इस चीज को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, फिस्कल कंसोलिडेशन। जब ये शब्द आता है फिस्कल कंसोलिडेशन, इसका क्या मतलब होता है? लेट्स से फिस्कल डेफिसिट, यहाँ से क्योंकि इसका सर फिस्कल जो रेट होता है उसको सर मेंटेन करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए होता है ये। फिस्कल, व्हाट इज फिस्कल रेट? राजकोषीय। हाँ ठीक है, हिंदी राजकोषीय मतलब अर्थ। ठीक जा रही है, ठीक बताइए, कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं। इट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत लोगों को आप फिस्कल पूछेगा, बहुत ही कम लोग बता पाएंगे, इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? जिस शब्द को हम इतना ज्यादा सुनते हैं वो होता क्या है? सर रिजर्व मनी। यस सर। ना, सर राज्य का कोष में जो ट्रेजर मतलब है वो रिजर्व मनी हो जो स्टेट की ट्रेजरी जो जब कम हो जाती है फिर उसमें घाटा आने लग जाता है। ना, नहीं। देखो, दो तरीके के डेफिसिट तुलना में एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? इन हाँ हाँ बोलो शाबाश। कम की तुलना में एक्सपेंडिचर ज्यादा।
हाँ, डेफिसिट का मतलब यही होता है। देखो डेफिसिट, पहले डेफिसिट So the difference between total फिर revenue and total expenditure of the government. नहीं, वो नहीं होता, वो छिपा रहा हूँ। पहले डेफिसिट को समझ लेते हैं। व्हाट इज डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट नाम का एक चीज होती है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि हम, जो आपने किसी ने बोला भी कि सरकार की टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू डेफिसिट, ये याद रखिएगा, है ना। सरकार के पास कुल कितना पैसा आ रहा है, रेवेन्यू का मतलब है कितना आ रहा है और कितना वो खर्चा कर रही है, वो कहलाता है रेवेन्यू डेफिसिट। अब अगला फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? इसमें और रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में अंतर होता है। आने में जो पैसा आ रहा है उसमें कौन कौन सा पैसा इंक्लूडेड है? इसमें जो अदर इनकम के अलावा हमारा जो लोन है, जो हमें पैसा मिल रहा है, बेसिकली ये वो पैसा है जिसको हम खर्चा कर रहे हैं। खर्च कैसे कर रहे हैं भाई? वो हमें कहीं से मिल रहा है। अब वो मिलने वाला पैसा कहाँ हो सकता है? वो मिलने वाला पैसा आपके लोन भी हो सकते हैं। जैसे हम घर का उदाहरण लेते हैं इसके लिए। आप परिवार के अंदर में, आप अपने घर में हैं, परिवार में हैं, आप मान लीजिए 100 रुपया खर्चा करते हैं। 100 रुपया खर्चा आप तभी कर पाएंगे जब 100 रुपया आपके पास कहीं से मिलेंगे। ये बात बिल्कुल जायज है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना भाई। जो पैसा आपके पास है ही नहीं उसका यस सर। खर्च कर सकते हैं ना आप। जो आपके हाथ में नहीं है पैसा, उसे खर्च नहीं कर सकते। अब ये जो पैसा आपके हाथ में है उसमें कुछ पैसा ऐसा होता है जो आपका अपना होता है। आपकी तनख्वाह मिल गई, आपको किराए से मिल गया, आपको किसी ने दे दिया, वो पैसा होता है। और ये भी हो सकता है कि वो पैसा ऐसा पैसा हो जो किसी ने आपको उधार दिया हो। मीन्स आपके पास नेगेटिव इनकम भी हो सकती, नेगेटिव वो भी हो सकते, वट जो भी उसको शब्द इस्तेमाल करें, मैं ठीक शब्द नहीं आता। तो मान लीजिए आप 100 रुपया खर्चा करते हैं, 90 ही रुपया आपके अपने हो सकते हैं। तो आपका जो डेफिसिट है वो क्या है? 100 माइनस 100, जीरो। कोई डेफिसिट नहीं है। हमारे पास 100 आए, हमने 100 खर्चा कर दिया, तो वह हमारा डेफिसिट हो गया। बट ये जो 100 आए खर्च किए गए, इस 100 रुपए में हमारे अपने 90 ही रुपए थे, 10 हमने किसी एक्सटर्नल तरीके से प्राप्त किए थे जो हमें बाद में देने हैं। मतलब हमारी एक लायबिलिटी खड़ी हुई है। तो ये हमने 10 खर्च तो कर दिए, पर ये हमारे नेगेटिव खड़े हुए। यही पैसा अगर हम सरकार के सेंस में देखते हैं तो वो कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक, ऐसा पैसा जो सरकार उधार लेके खर्चा कर रही है। अब सरकार उधार लेके क्यों खर्चा करती है, लोन लेके क्यों खर्चा करती है? क्यों करती है, हमने ये डिस्कस किया। तो बेसिकली जो स्कीम्स चलाते हैं उसको कैरी ऑन करने के लिए सर। नहीं, मतलब एक फिलॉसफी है सीधी, हमने पढ़ी हुई है, उसी को याद रखो हमेशा। सरकार क्यों लोन लेती है? मांग कर सर पैसा वो खर्च। हाँ, क्या ग्रोथ को सर वो मेंटेन नहीं कर पाती, इसलिए सर लोन ले लेती है। ग्रोथ को मेंटेन, उसको क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए पैसा सर नहीं होगा। उसको क्या बोलते हैं? किसने शुरू किया था वो? किसने ये आइडिया दिया था कि लोन लेके पैसा खर्चा करो? कीन्स ने। कीन्स ने। कीन्स, वेरी गुड। तो हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि भैया लोन लो, पैसा खर्चा करो। उससे क्या होता है, जब हम लोन लेके पैसा खर्च करते हैं, इकोनॉमी स्टिमुलेट होती है, नई मनी को हम पंप इन करते हैं। ठीक है, वो पैसा सर्कुलेशन में जाता है और वो पैसा आगे हमारे जीडीपी को बढ़ाता है, जिससे हमारा रेवेन्यू,
यानी कि हमारी जो टैक्सेस है वो बढ़ेंगे, मतलब हमारी जो एक्चुअल इनकम है वो बढ़ जाती है उससे, ऐसा कीन्स का कहना था। और आज के समय में हम ये एक्सपेंशनरी इकोनॉमिक्स को फॉलो भी करते हैं, हम मानते हैं कि हाँ ठीक है, ये तरीका ठीक है, हम इसका करते हैं। इसमें शायद कभी कभी कुछ नेताओं का भी अपनी सुविधा भी है, क्योंकि पैसा आएगा तभी खर्चा होगा, खर्चा होगा तभी, ठीक है, उनके अपने मोटिव्स हो सकते हैं किसी के भी। तो ये हमारे कीन्स ने कहा था कि अगर आपको इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है, ग्रोथ, हायर ग्रोथ को अचीव करना है, देन यू शुड स्पेंड मनी मोर देन व्हाट यू हैव। ठीक है, अर्थात कीन्स साहब ने हमें ये बताया था सरकार के लिए, गवर्नमेंट स्टेट की बात कर रहे हैं हम, कि किसी भी सरकार, किसी भी देश को उसकी आय से अधिक पैसा मतलब खर्च करना चाहिए, जितना पैसा उसके पास आ रहा है उससे पैसा ज्यादा खर्चा करना चाहिए, उसको कुछ नया पैसा खर्चा करना चाहिए, तब ही उसकी इकोनॉमी स्टिमुलेट होकर होगी और जिससे उसका ग्रोथ तेजी से हो पाएगा। ये हमारे कीन्स साहब ने हमें समझाया था और इसको हम फॉलो करते हैं। अब इसको फॉलो करते समय क्या दिक्कत आ जाती कि हमें हम जो 90 और 100 का डिफरेंस है, हमें मिलते तो 90 हैं, हम 10 इधर से लेते हैं और फिर खर्चा करते हैं। अब ये जो 10 ले रहे हैं, हर साल 10-10 लेते जा रहे हैं, ये 10 कोई भीख तो देगा नहीं, कोई आपको दे के भूल तो जाएगा नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम है ये 10 रुपए में? इंटरेस्ट लगेगा, इसमें ब्याज लगेगा नंबर 1, किसी दिन आपको इसका प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा। अब ये जो इंटरेस्ट है ये आपका खर्च हो गया है ना, ये आपके खर्चे में बढ़ जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर इससे मान लीजिए 10 रुपए पे 2 रुपए ब्याज देना है, तो आपका ये 102 रुपए हो जाएगा खर्च। अगले साल फिर 10 रुपया लिया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक बात समझने की है कि हमें ये राजकोष में घाटा, यानी कि हमारा जो टोटल लोन है, टोटल हम दूसरे से मांगा हुआ पैसा कितना खर्च करें, इसकी एक सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कीन्स ने कह दिया तो आप अनाप शनाप कुछ भी करते जाओ और उससे कोई रेगुलेट मत करो, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और ये जो गैप होता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा था, जो पैसा हमारा नहीं होता, हमने किसी से लेकर खर्चा किया रहता है, उधारी के पैसे को ही फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। इकोनॉमिक्स इज वेरी स्मार्ट, economists are very smart, they are giving new words, coining new words, जिससे कि अगर इसी को आप कहेंगे कि देश पर कितना उधार है, मान लीजिए अभी फिस्कल डेफिसिट जितना भी है, जीडीपी का मान लीजिए कितना फिस्कल डेफिसिट है, किसी को आइडिया है, नंबर पता है? 5-6% शायद है, इससे ज्यादा है। तो जितना फिस्कल डेफिसिट है, इट मीन्स कि इतनी आपकी उधारी है। अब उधारी लिखेंगे तो बड़ा अखबारों में हाय हाय मचने लग जाएगी, आप और मैं ही शोर मचाने लग जाएंगे, व्हाट्सएप पर वो चलने लगेगी, देश को कर्ज के उसमें डुबा दिया और नलाना फलाना, यही सब होगा ना। तो इसलिए इकोनॉमिक्स नए नए शब्द खोल सर फिस्कल डेफिसिट सर 6.8% है अभी। तो 6.8 यानी कि हमारी जीडीपी का 6.8% है ना हमारी, तो 6.8% 9.3% जीडीपी का सर। कितना सर जीडीपी का यहाँ पर दे रहा है सर, यस सर, 6.8% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा जितना जीडीपी है इसमें से 6.8%, जीडीपी कितना है अभी रफली, एग्जैक्ट की कोई जरूरत नहीं है, मोटा मोटा बताओ। 1.5-2 लाख करोड़ तो होगा, नहीं 1.5-2 करोड़ के बीच में होगा कुछ, करोड़ इसका 6-7% 2.62 लाख करोड़ यूएस डॉलर 2020 का है। रुपए में बता दो तो अच्छा है ना, हम लोग रुपया समझ पाते, डॉलर में नहीं समझ पाते। भारत का रुपए में इतना ही होगा, 1.5 से 2 करोड़ के बीच में है। अब मान लीजिए 2 करोड़ है, लेट्स से सिंपल कर लेते हैं, 2 करोड़ है, 5% इसका 5%, 2 करोड़ का 5% कितना हो जाएगा? 10 लाख। हाँ, 10 लाख। यानी कि हमारे देश के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर
10 लाख करोड़ के आसपास का लोन होगा। सर 51.23 लाख करोड़ है सर 21 तक। 51.23 लाख करोड़ क्या है सर, ये जीडीपी है। यस सर। नहीं INR में नहीं इतना नहीं होगा, 1.5 करोड़ के आसपास है, चेक करेंगे। तो ठीक है, इंडिया जीडीपी रुपीज इन 2021 कितनी कम कैसे हो जाएगी यार, कोई नहीं, जितना भी नंबर है मेरी समझ से हमारे देश के पास इतना करीब 10 लाख करोड़ का लोन है जो सरकार को पे करना है, पब्लिक नहीं पे करेगी, पब्लिक से लेके सरकार पे करेगी, पर इतना हमारे पास लोन है। अब ये जो लोन है इस पर ब्याज भी चलता है, वो ब्याज बढ़ता जाता है। तो ये एक कारण है कि हमें अपने फिस्कल डेफिसिट को एक लिमिट के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा लोन रखेंगे उतना ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, जितना ज्यादा ब्याज है। अब आपका एक्सपेंडिचर, जैसे हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज की तरफ ही चला जाता है, तो हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में पैसा खर्च ही नहीं कर पाएंगे अगर हम जरूरत से ज्यादा लोन ले लेंगे। तो एक तरफ यहाँ एक डायलेमा क्रिएट हो गया, यहाँ एक मुसीबत खड़ी हो गई। एक तरफ हम कह रहे हैं, कीन्स कह रहे हैं कि लोन लो, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ज्यादा लोन मत लो। तो ये लोन के बीच की कम करो इसको, ये हमारी दुविधा है। और ये दुविधा, अगर हम लोन नहीं लेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोन नहीं लेंगे तो हम सर ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगा सर। नहीं स्टिमुलेट करा पाएंगे। अगर हम ज्यादा लोन लेंगे, हम अपना खर्चा इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि हम उसे संभाल नहीं पाएंगे और हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो दोनों ही स्थिति में हमारे लिए एक मुश्किल समय है, हमें इसका एक बैलेंस करने की जरूरत है, और इसी चीज को बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन, कि ना हम लोन ज्यादा लें ना हम कम ले, मतलब अपने जो लोन है उनको एक लिमिट के अंदर रखें, चाहे हम उन्हें रीपे करें या रीअसाइन करें, किसी भी तरीके से हमें उन्हें कंट्रोल करके रखना है। और इसी चीज को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में फिस्कल कंसोलिडेशन बोलते हैं, कि हमारा जो फिस्कल राजकोषीय घाटा है, जो राजकोष में जो घाटा हो रहा है, जो उधार से पैसा हम खर्चा कर रहे हैं, हम उधारी को नियमित करके रखें। हम ये नहीं कह रहे कि उधार आप मत लो, ऐसा भी नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि फिस्कल डेफिसिट होना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, बट इट शुड बी कंसोलिडेटेड, इट शुड बी रेगुलेटेड, एंड इसी को हम फिस्कल कंसोलिडेशन बोलते हैं। इसके लिए एक कानून भी लाया गया था, सर FRBM 2003 में। इसमें भी इस बात पर स्ट्रेस किया गया था कि भारत को अपना कर्ज, अपना जो उधार है उसको नियमित करना चाहिए, और टारगेट दिया गया था 2.1, शायद 2010 या 11 तक के लिए टारगेट था कि हमें इतने अगले 5 सालों में, या शायद और कम भी हो सकता है, मैं एग्जैक्टली भूल गया, पर इस समय तक हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2.1% आना चाहिए, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है फिस्कल डेफिसिट FRBM एक्ट की? फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। गुड, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। इस हमारी पार्लियामेंट ने कानून पास किया था कि भाई इसको नियमित करके रखो, बट समहाउ जो है हम, ठीक है, हम लोग जो है भारत के अंदर ये एक हमारी थोड़ी सी कमी है, थोड़ी नहीं काफी बड़ी कमी है, कि हम क्या करते हैं, हम कानून बना लेते हैं। सबसे आसान काम क्या है हमारे लिए? कानून बनाना। कोई भी इशू आए, सबसे पहला काम क्या करा जाए? कानून बना देते हैं। महिलाओं के रेप को लेके बड़ी खबरें आ रही हैं, कानून बनाओ। फला चीज के लिए कुछ हो रहा है, कानून बना दो, ठीक है। कानून बनाना पार्लियामेंट के लिए सबसे आसान काम है। भाई
एक जगह है जिसको हम संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां 500 आदमी है, सरकार के पास मेजोरिटी है, 200-250 से ज्यादा सीट है, एक कागज रखा जाए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी जाए, उसका कागज को, प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए, गुड इनफ, बहुत अच्छी काम है। परंतु कानून बनाने से या कागज रख लेने से जैसा है, ये ऐसा है जैसे हम लोग भी यही काम करते हैं वैसे काफी हद तक एज ए स्टूडेंट। हम लोग क्या करते हैं, कम से कम मैं करता था, आप लोगों को शेयर कर देता हूँ अपने सीक्रेट, ठीक है। हम लोग क्या बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। टाइम टेबल बनाते हैं, है ना। हम लोग बड़ा मजा आता है। हाँ, अच्छा, टेंशन लगी जिस दिन की यार पढ़ाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही, सबसे पहले यार बढ़िया सा टाइम टेबल बनाओ, 8 बजे उठेंगे, ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो 9 बजे 10 बजे, यार मैं इतना बढ़िया सा टाइम टेबल, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। मतलब मैं तो और बड़ा टाइम टेबल बनाता था, आप भी बनाते होंगे, ठीक है। डे का टाइम टेबल, फिर मंथ का भी टाइम टेबल बना लेता था कि इस महीने में ये इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक ये सब्जेक्ट, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक ये सब्जेक्ट, फिर ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट कोशिश करता था बाद में, मतलब कम से कम सिविल सर्विसेज में मैंने ये किया। जब छोटा था तब इतना ज्यादा फॉलो नहीं करता था, बना लेता था, भूल जाता था। पर थोड़ा बड़ा हुआ तो इस बात को समझा कि इसको फॉलो करना चाहिए। परंतु ऐसे ही कानून है, कानून को बनाने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उस कानून को लागू नहीं करेंगे तो यूजलेस है। इट्स अ पीस ऑफ पेपर। आप एक एक्ट बना दीजिए, उससे कुछ नहीं होने जा रहा। एक्ट अपने आप तो कुछ नहीं करेगा, किताब में हमने संविधान में लिख दिया कुछ भी, उससे कुछ होने जा रहा है? उस कानून का पालन करना होगा, उस कानून को लागू करना होगा। अभी बहुत तो हैतवा मची रहती है कि भाई महिलाओं का बहुत रेप हो रहा है और ये सब हो रहा है, फांसी की सजा दे दो, चल रहा है ना। आधे बच्चे यहाँ पर, अभी हम इस पर डिबेट करें, डिस्कशन करें, तो आधे कहेंगे नहीं नहीं सर, बिल्कुल फांसी दी ही जानी चाहिए, इतना जघन्य वो है और इतने बुरे लोग हैं और अलाना फलाना है। हम जब ये डिस्कशन करते हैं तब हम ये कभी सवाल नहीं पूछते कि आज तक, मान लीजिए आज अभी कितना रेप के लिए कितनी सजा है? 7 years, 7 years. 7 years। कितने लोग ऐसे हैं जो एडवोकेट करेंगे कि रेप की सजा फांसी हो जानी चाहिए? काफी होंगे वैसे, मतलब सर अगर रेयर ऑफ द मतलब रेयर टाइप का वो केस है तो फांसी हो जाना चाहिए, जैसे निर्भया वाला हुआ था। That's a case of murder also. Rape Sir, along with rape murder. rape So होता है, obviously rape with होना murder चाहिए। should be dealt with जो भी हमारी पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट है। बट मेरा जो कहना है कि क्या ये डिस्कशन ही, फांसी का डिस्कशन ही रिलेवेंट है? क्या ये इररिलेवेंट डिस्कशन नहीं है? जब तक हम ये ना सवाल पूछें कि कितने रेप केसेस में कितने इन्वेस्टिगेशन, कितने ऐसे एफआईआर हुए और कितने लोगों को ये 7 साल की सजा मिली, क्या ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है? हमारे देश में यस सर। हो रहे हैं, मान लीजिए हमारे देश में 10,000 रेप हुए, तो क्या 10,000 लोगों में से, चलो 7,000 लोगों को, कितने लोगों को 7 साल की सजा हो पाई? अगर हमारे 10,000 एफआईआर सर हुई, सब बेल पे छूट जाते हैं। सब बेल पे छूट जाएंगे, सब बेल पे छूट जाएंगे। और इनमें से शायद ही किसी को, मतलब मेरे ख्याल से 10,000 में से 50-100 लोगों को, वो भी ऐसे लोग जो बहुत, मतलब ऐसे हैं जो वकील नहीं कर सकते, जिनके कोई माई बाप नहीं है, उनको छोड़ के बाकी किसी का कुछ नहीं होगा, ये सारे के सारे छूट जाएंगे। जब आपका कानून इतना लचर है, मतलब इसमें कानून लचर नहीं है, मैं ये मानता हूं कि सजा सफिशिएंट है। मैं पर्सनली कैपिटल पनिशमेंट के बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, ठीक है, आप लंबी सजा कर दो वो ज्यादा बेहतर है, कैपिटल पनिशमेंट इज नो सॉल्यूशन। परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या हम उस कानून को लागू कर रहे हैं? अगर हम किसी कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं तो कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है। पर वो न्यूज वैल्यू बन जाती है, उसकी अखबार में छप जाता है। जब ये एफआरबीएम एक्ट आया था, बड़ी हाय वाय बची थी, आज कोई बात भी नहीं कर रहा है कि वो एफआरबीएम एक्ट, जबकि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ कानून है। ऐसा नहीं कि कोई किसी सरकार ने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया या किसी ने कोई सजेशन दिया, ऐसा नहीं है। इट्स अ लॉ, इट्स अ लॉ ऑफ लैंड।
बट वी डोंट रेस्पेक्ट, आवर ओन सिस्टम डजंट रेस्पेक्ट लॉ ऑफ द लैंड। हम कानून का खुद ही पालन नहीं करते हैं, उसे बना के भूल जाते हैं। आज मतलब 8-9 में शायद वो टारगेट पूरा होना था, आज उसके भी 12-15 साल बंद हो चुके हैं। ये रखा गया था कि 5 साल में वो इतना हो जाना चाहिए, और पर आज उसकी कोई बात भी नहीं करता, nobody talks about it. That's a sorry state of figure in India. तो ये जो चीज है इसको हम फिस्कल कंसोलिडेशन बोलते हैं, कि हमें अपनी जो उधारी है, देश के ऊपर जो उधार है, जिसके ऊपर से नियमित रूप से ब्याज देना पड़ रहा है, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अब देखिए एक और टारगेट बना दिया कि 3% का टारगेट 2016-17, ये नोट्स पुराने बेचारे, तो ये इसमें भी ये टारगेट है कि 16-17 में अब हम 10 तक तो नहीं कर पाए, तो चलो कोई नहीं, इसे खींच देते हैं, पीछे खींच देते हैं। अब ये उसी बच्चे जैसा है जैसे हम लोग स्कूल में करते थे, ठीक है आज नहीं पढ़ाई करते, कल कर लेंगे, फिर कल भी सोचेंगे अरे अच्छा ठीक है 2 दिन में कर लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस टाइम टेबल का हवाई जहाज बना के उड़ा देंगे। कर लेते हैं ना हम लोग सारे लोग। आज हम 2021 में हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 6.8% है। हमारा 20% के ऊपर पैसा, 20 से 25% जो बजट है टोटल, जो सरकार का टोटल बजट है, उसका 20 से 25% पैसा किस में जा रहा होगा इस समय? इंटरेस्ट में, ब्याज देने में। सोचिए कितना बड़ा हिस्सा केवल ब्याज पे खर्चा हो जाता है। तो इसे हम 33%। हाँ कितना जाता है? 33% से 33%। देखो मेरा नंबर भी गलत बेचारा हो गया। मतलब हमारे जो जितनी देश की टोटल रेवेन्यू है, सरकार के पास जितना रेवेन्यू आता है उसका तिहाई हिस्सा हम केवल खाने में खर्चा कर देते हैं। उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता था, बट समहाउ नहीं। दिस इज हाउ सर लेकिन सर वो बजट जब बोलते हैं मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसके लास्ट में सर बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, तो उसमें सर पिछले साल वाले में 3.7% बताया था। नहीं, आप ही लोग बता रहे, मैंने तो इसके पर फिगर कोट नहीं की, आप ही लोगों ने बताया 6.8% सर उसमें 3.8% था सर, पिछले वाले में 3.8%। पिछले वाले में 3.8 होगा, इस बार बढ़ के 6.8%। यस सर। और 2020 से 21 तक का टारगेट जो वो है वो 3% to 3.5%। ये यही रहना चाहिए, 3% से कम रहना चाहिए। वैसे पहले एक समय हमारा जो एक्ट है वो कहता है कि 2.1% होना चाहिए, पर वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अच्छा फिर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है, ये हमने अभी बात की थी कि हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेश से बहुत सारा पैसा हमारे देश में आके लगा हुआ रहता है, वो भी हमारा पैसा, क्योंकि विदेशी पैसा है, वो बाहर से आया हुआ पैसा है, तो वो कहलाता है, उसको अगर हम हटा देंगे वो कहलाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये क्लियर है? मतलब जो हमारा टोटल पैसा है, क्योंकि हमारा बहुत सारा पैसा उससे आता है। नहीं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट में हम एफडीआई उसको लेते हैं, कैपिटल अकाउंट में इसको माइनस कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में। सर इसमें सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला भी होता है ना? नहीं, ये वो नहीं है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, दैट इज किसी देश के व्यापार की माप जहां आयात होने वाली वस्तु और सेवाओं का मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का इति से होता अधिक होता है सर। क्या होता है सर किसी देश की माप जहां आयात होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से अधिक हो जाता है सर, वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। देखते हैं। यस सर, यस सर। गड़बड़ कर रहा हूँ। Current account deficit is measurement of country's trade where value of goods and services it imports exceed the value of products it export। ठीक है, तो सही बता रहे तुम, फिर गलत बता रहा हूँ। ये एक चीज में किससे कंफ्यूज करता हूँ, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट।
कैपिटल अकाउंट जो होता है वो होता है, मतलब जिसको मैं शायद मैं दोनों में कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। कैपिटल अकाउंट होता है जहां हमारी नेशन की वेल्थ की बात आती है। इसे मेरे ख्याल से बीओपी में और इसमें अंतर है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जो होता है वो हमारे देश के असेट को मेजर करता है कि हमारे देश के कुल पूंजी, कुल असेट कितने हैं, ठीक है। असेट बोलेंगे तो कुल असेट, हमारी टोटल पूंजी कितनी है, कितने हमारे पास असेट्स हैं, और इसमें से हमें जो करंट अकाउंट में से हमें जो हमारे देश में कुल पैसा है उसमें से हम पैसा जो माइनस करते हैं वो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अगर हम हटा के देखें तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। यहां पर है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट है कि जब हमारी देश की जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, ठीक है, जो जितना हमारे देश का, मैं ठीक ही बता रहा था, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं ठीक बता रहा हूँ, इंपोर्ट और उससे एक्सपोर्ट से बाहर है। करंट अकाउंट में हमारा टोटल इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ट्रांसफर्स, फॉरेन एड, जितना भी पैसा हमारे पास, जो हमारी टोटल इनकम है, हमारा जितना ब्याज है, जितना डिविडेंड है, ट्रांसफर्स हैं, फॉरेन एड्स हैं, जो भी पैसा हमारे पास आया, ठीक है, वो इसमें इंक्लूडेड होता है करंट अकाउंट में। और ये बीओपी का एक हिस्सा होता है। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है। हमारे पास जितना आयात है उसमें से निर्यात की कीमत को हम हटा देंगे, बीओपी आएगा हमारे पास। परंतु करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि हमारे पास पैसा कैसे आएगा, बीओपी के मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा पैसा रेवेन्यू से, लोन से आएगा, किसी भी तरीके से, लोन से आ सकता है, किसी ने आपको ग्रांट किया वो भी आ सकता है, कोई रेमिटेंस मिल गया वो पैसा भी इसमें आ सकता है, ठीक है। आपको अगर किसी को आपने उधार दे रखा है, इंटरेस्ट मिल गया, वो भी पैसा इसमें आ सकता है, किसी भी तरीके की कोई और ट्रांसफर, ठीक है। तो कोई सहायता अगर आपको फॉरेन एड मिली है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी, डिविडेंड, इंटरेस्ट। तो मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बीओपी और इसमें करंट अकाउंट में अंतर जो है, मतलब मुझे हिंदी में इनकी बात समझ नहीं आई, पर इसमें जो अंतर है कि टोटल हमारे यहाँ पैसा कितना आ रहा है, अगर उसे दूसरे सरल शब्दों में देखिए कि टोटल हमारे पास पैसा कितना आ रहा है और उसमें से कितना जा रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। कैपिटल अकाउंट डेफिसिट अगर उसमें से हम एफडीआई वाले पोर्शन को, क्योंकि एफडीआई भी वो पैसा है जो हमारे देश में आ रहा है, और वो जो आया हुआ पैसा है उस पैसे को हम इसमें से हटा देते हैं, वो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो पूंजी हमारी पूंजी नहीं है, वो जो पैसा लगा खर्चा किया गया है वो पैसा हमारा पैसा नहीं है, किसी और के द्वारा निवेश किया गया पैसा है, और जिसने निवेश किया है उसके पास क्या है, अगर आप कहीं पैसा निवेश करेंगे किसी दूसरे देश में तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस पैसे को वहां से विड्रॉ कर ले। जब आपका मन करे, मान लीजिए आपने कहीं निवेश करा, आपने सोचा कि चलो जी हम इस देश में जाके पैसा हम लगा देते हैं, पर उसमें से वो पैसा आप विड्रॉ करना चाहते हैं, देन इट विल बिकम कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। खाली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं है, जैसा आप
दोबारा से आप लोग एक बार बताइए, आप बताइए क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब मुझे समझाइए, आप समझाइए। हेलो सर इंपोर्ट अगर एक्सीड हो जाए एक्सपोर्ट से हाँ तो नहीं, करंट खाली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं है, इसलिए मुझे अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला जो गैप होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, कि आपके पास कितना बैलेंस ऑफ पेमेंट है। आपको इंपोर्ट के लिए पैसा देना है, एक्सपोर्ट के लिए आपको पैसा लेना है, आपको पैसा मिलेगा। इन दोनों में जो अंतर आ जाएगा वो कहलाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। करंट अकाउंट दूसरी चीज है। करंट अकाउंट दूसरी चीज है। करंट अकाउंट है कि कुल कितना पैसा आपके पास आ रहा है। क्या सारा पैसा आपके पास जो आएगा वो इंपोर्ट से ही आएगा? नो सर, है ना? नो सर, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से आ इन्वेस्टमेंट से सकता भी है, आ सकता ग्रांट है। में बहुत सारे फॉल और में सोर्स इन्वेस्टमेंट। से भी पैसा आ सकता है। ठीक है। हमारे को कोई मान लीजिए हमारे को किसी ने दान में दे दिया कि भाई ठीक है आपके यहाँ कोरोना हो रहा है, आपको बड़ी दिक्कत है, आप हमसे जो है ये लो $100 मिलियन ले लो। तो अब आ गया हमारे देश में, आ गया। वो कैसे आया हमें कोई वो उससे फर्क नहीं है ना। पर्सनली भी देखे ना, हमारे पास सारा पैसा हमारी इनकम से ही नहीं आता है। मेरे को जो आपको तनख्वाह या पॉकेट मनी मिलती है उसी से नहीं आता। ठीक है। हमें उसके अलावा भी होता है। मान लीजिए कोई रिश्तेदार आए, हमारे देश में ये चलन है कि कोई आया कि अच्छा जी चलो लो आप ये 1000 रुपये रख लो, ये 500 रुपये रख लो, क्या बोलते हैं, जो कुछ भी होता है वो दे देते हैं लोग कुछ पैसा। ठीक है। तो वो भी आपका हो गया क्योंकि वो आपको दे दिया गया है। आपने किसी से कुछ उधार लिया, ठीक है, कोई आपको ब्याज पे पैसा मिल गया, आपको रेंट पे पैसा मिल गया, कुछ मिल गया। कुछ इसका उल्टा भी होता है कि आपको देना पड़ रहा है किसी और को, तो वो घटता जाएगा। तो ये टोटल पैसे का जो इनवर्ड सप्लाई है और आउटवर्ड सप्लाई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये चीज नहीं है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अलावा भी हमारा पैसा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यही अंतर है करंट अकाउंट डेफिसिट में। तो इसमें गड़बड़ मत करिएगा। और दूसरा, कैपिटल अकाउंट में मोटा मोटा कंसेप्ट ये है कि जो कैपिटल हमारा नहीं है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में जो कैपिटल हमारा नहीं है, बाहर से कहीं से आया हुआ है, उस पैसे को हम कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में हटा के चलते हैं, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली वो निवेश है हमारे में। तो हमारे को कोई तुरंत नहीं मांग लेगा, परंतु उस पैसे के कहीं बाहर जाने की संभावना है। ठीक है। आई होप मैं थोड़ा बहुत क्लियर हूं। सर इस तरह यस से सर। कह सकते हैं टोटल एसेट। सर यस जो सर। घटाते एक हैं काम वो किस लिए से करेंगे, घटाते हैं? इसके फॉर्मूला पर डिस्कस कर लेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट कंसेप्ट के हिसाब से समझ के रखिए, ये कॉमन नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं ना कि मतलब आपकी बात से मुझे ऐसा लगा कि बीओपी और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा अगर आप खाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखेंगे तो। सर हाँ जी सर, इधर ऐसा तो मतलब करंट अकाउंट और डिफिसिट और करंट अकाउंट ये दो अलग कंसेप्ट की तरह नहीं क्या? मतलब करंट अकाउंट डिफिसिट मतलब सिर्फ इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट, और करंट अकाउंट में ऑल मतलब आता है सेपरेट है थोड़ा कि एक ही मैं एक बार और दोबारा कोशिश करता हूँ, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट, पूरा लिखता हूँ। पहले 2-3 शब्द हैं जो रिलेटेड हैं, ओवरलैपिंग है, बट ओवरलैप होने का मतलब सेम नहीं होता है। ठीक है। दोनों में कुछ कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें कॉमन नहीं है। सबसे पहला बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट शब्द को जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात होती है तभी इस्तेमाल करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब हमारी जो देनदारी है, हमारी जितनी देनदारी है, इंटरनेशनल देनदारी, और उसमें कितना अंतर है। करंट अकाउंट डेफिसिट में हमारा जितना भी पैसा, ये खाली यहां तक सीमित नहीं है, करंट अकाउंट डेफिसिट में
कल एक काम करूंगा, मैं इनके ना फॉर्मूला आपको लिखा के दूंगा, ठीक है? जैसे हमने जीडीपी के लिए किया था, उससे चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। जीडीपी के लिए हमने कुछ फॉर्मूलाज इकट्ठे किए थे कि सर करंट अकाउंट का तो होता है ट्रेड गैप प्लस नेट करंट ट्रांसफर प्लस नेट इनकम अब्रॉड। एग्जैक्टली। तो जो टोटल पैसा आ रहा है ना, करंट नेट ट्रांसफर, यानी कि खाली इंपोर्ट से ही पैसा नहीं आएगा, उसके बियॉन्ड भी सोर्सेज को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो वो जो फॉर्मूला है वो मैं आपके साथ कल शेयर कर दूंगा, और फिर एक और बार आपको एक्सप्लेन करूंगा ये करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तीनों चीजों को हम एक बार दोबारा से कर लेंगे, ताकि ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये ना अराइज हो। अभी समझ के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट वो होता है जिसमें हमारी टोटल आने वाला पैसा और टोटल जाने वाला पैसे को माइनस कर दें। कैपिटल अकाउंट में जो हमारा आने वाला पैसा, जो हमारा अपना पैसा है, जो हमारे पास अपना पैसा है, किसी बाहर के आदमी का नहीं है, जो हमारे देश से बाहर नहीं जाएगा, जिसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो वो पैसा है। और बीओपी में हमारा गैप जो है सप्लाई और उसका वो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, हमारे को देश को अगर हमें तरक्की करनी है तो ये कुछ चीजें अचीव करनी है। प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, जब हमारे मूल्यों का, इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा अगर हमें हाई ग्रोथ चाहिए। हमें फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में हमें लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत से ऐसे कानून हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, परंतु हमें साथ साथ उन कानूनों को लागू करने के सॉलिड मैकेनिज्म की आवश्यकता भी है। ये मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से। इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, हमें स्पेशली भारत को, मैं जब से बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था और मतलब बहुत बेसिक लेवल से, तब से इस बात को मानता हूं कि भारत ने अपनी जो इकोनॉमिक्स है उसमें कुछ गड़बड़ की। हमने एक समय पर क्या किया, सर्विस टैक्स पे सर्विसेज पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया। उसके कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछड़ गया और बाद में हम अपनी सर्विसेज में जो थोड़ी सी एज थी वो भी मेंटेन नहीं कर पाए और इसलिए हमें प्रॉब्लम हुई। वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि जो मेजर एम्प्लॉयर है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयर है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। फिर अगला है सब्सिडीज। सरकार को सब्सिडीज को रैशनलाइज करने की जरूरत है। अर्बनाइजेशन, भारत के जो सिटीज हैं उनको ज्यादा बेहतर लिवेबल बनाने की आवश्यकता है। बेटर गवर्नेंस की जरूरत है। दिल्ली शहर है, बड़े बड़े शहर है, आज भी देखिए पॉल्यूशन की कितनी बुरी स्थिति है, ठीक है, 500-600 पूरा धुआं ही धुआं सा छाया हुआ है। अब शहर जो है हमारे उनको बेहतर गवर्नेंस, बेहतर सिस्टम की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, ये सबसे जरूरी है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, परंतु इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपकी भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो सारे काम है वो सब सरकार ने करने। मैं भी इस टॉपिक पर दोबारा से आऊंगा। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट को कॉमन जिम्मेदारी फॉलो करनी चाहिए। तो यानी कि अगर हमें ये कुछ पॉइंट हमारे हैं कि यदि हमें देश को तरक्की करनी है तो क्या क्या करना होगा। हमें अपना फिस्कल, अगर एक इकोनॉमिस्ट से पूछा जाए, एज एन इकोनॉमिस्ट आपको 10 पॉइंट मैं पूछूंगा कि भाई आपको देश की तरक्की के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो हमारा आंसर है फिस्कल कंसोलिडेशन करना चाहिए, हमें करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए, ग्रोथ अचीव, हायर ग्रोथ रेट को अचीव करना होगा, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना होगा, सब्सिडीज को रैशनलाइज करना होगा,
अर्बनाइजेशन को और आगे बढ़ाना होगा, पर उसे भी मतलब कंट्रोल करना होगा, उसे गवर्न करना पड़ेगा प्रॉपरली, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड सेंटर होना चाहिए बेहतर तरीके से। जब तक ये सेंटर और स्टेट का तालमेल नहीं होगा, स्टेट अपनी दिशा में चल रहा है, सेंटर अपनी दिशा में चल रहा है, विकास होगा नहीं देश का। अब इसमें मैं इस वाले पॉइंट पर स्किल डेवलपमेंट में बेसिक बहुत छोटा यहाँ पर लिखा गया है, परंतु मैं इसको थोड़ा सा देर और डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण है। खाली आईएएस एग्जाम से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये ऐसा कुछ है। अब जैसे सेंटर स्टेट के रिलेशन है, इसमें एज एन इंडिविजुअल आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा शायद नहीं कुछ कर पाएंगे। अर्बनाइजेशन, ये भी एक पॉलिसी मैटर है, सब्सिडीज और बाकी सब। बट स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो इंडिविजुअल लेवल पे किया जाने वाला काम है, या बाकी कोई भी काम ऐसा नहीं है जो जिसमें आपकी कोई डायरेक्ट और व्यक्तिगत भूमिका हो। है कोई ऐसा काम? मैं नहीं देख पा रहा हूँ कोई ऐसा काम है जिसमें आपकी डायरेक्ट और व्यक्तिगत भूमिका हो। पर स्किल डेवलपमेंट एक बहुत जरूरी चीज है कि जिसमें आपकी डायरेक्ट व्यक्तिगत भूमिका है। ठीक है, क्या भूमिका हो सकती है स्किल डेवलपमेंट में अगर हम देश की तरक्की करना चाहते हैं तो? अपना उदाहरण लेके मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, आप ऐसा करिए 2 मिनट सोचिए इस टॉपिक पे, मैं अभी ज्वाइन करूंगा आपको। ठीक है, आप 2 मिनट सोचिए सभी लोग, मैं सभी से इसका आंसर आपसे लूंगा। हाँ जी, अब आपका जवाब मैं सुनना चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण और रिलेवेंट टॉपिक है। मेरा सवाल ये है कि देश के विकास में, ठीक है, भारत की एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस एक्सपेंडिंग इकोनॉमी में आपकी क्या व्यक्तिगत भूमिका हो सकती है, या तो कोई भूमिका है भी या नहीं, या तो हम पैसिव एजेंट हैं और देश के विकास का काम किसी और का है, हमारा नहीं है। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर है तो क्या है? आई वांट सम आंसर। सर अगर स्किल्ड यूथ रहेंगे तो ऐसा होगा कि मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा और उन लोग का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाएगा। ओके, और कोई? सर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू? सर इसमें हम फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, जैसे स्कूल और कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बन
बना सकते मैं हैं आपकी जिससे व्यक्तिगत हमारा भूमिका पूछ रहा हूँ मैं डेवलपमेंट हो। बेसिकली मेरा जो ह्यूमन सवाल रिसोर्स ये है हमारे लिए जो यूजफुल है वो डेब्ट ना बनने हमारे लिए। व्यक्तिगत भूमिका, आपकी व्यक्तिगत भूमिका की बात कर रहा हूँ मैं कि भाई आपकी क्या तो सबसे व्यक्तिगत इन जरूरी पर्सन आपकी क्या स्किल भूमिका हो सकती है? कोई स्किल भूमिका है? डेवलपमेंट। पहले तो ये सवाल बताओ कि आपकी कोई भूमिका है या नहीं है? सर है। ओके, यस सर। तो इस बात से कोई असहमति है कि हमारी कोई व्यक्तिगत भूमिका है या नहीं है? नहीं है, नो मानते सर। है ना, असहमति नहीं है, हम मानते हैं। अब ये बताओ कि क्या व्यक्तिगत भूमिका हो सकती है? क्या कर सकते हो आप देश की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए? सर अगर हम हम ये कर सकते हैं कि सर अगर हम अपनी कंट्री में देखें, इनोवेशन कर सकते हैं या हाँ, आप बोलिए पूरा। टैक्स पे करें सर हम रेगुलर। हाँ, सबसे पहले तो हम अपनी स्किल्स डेवलप करनी पब्लिक पड़ेंगे। स्पीकिंग के थ्रू सर योगदान, पब्लिक ये स्पीकिंग। बोला टैक्स पे करना, दूसरा क्या बोला? पब्लिक स्पीकिंग। यस सर। ओके, मतलब जगह जगह जाके Sir, भाषण देते हैं हम लोग। sir, I can invest in a company. साक्षी को भी सुन लेते हैं। साक्षी wants to say something। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी योगदान सर, डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग भी लिख लिया मैंने, लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। और बताइए। सर कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं सर। कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसा करेंगे मैं अभी चर्चा करूंगा, चलो बाद में। साक्षी आप अपना पॉइंट रखो एंड देन वी विल डिस्कस। सो हम जनरली हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्किल्ड होगी, क्योंकि सारे लोग हमें पढ़ना नहीं चाहते आगे। सम पीपल यूज टू लेव देयर स्टडीज आफ्टर 10th। तो अगर वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होंगे, अगर उनको स्किल्स होंगे, तो उनको एक परफेक्ट जॉब मिल सकती है उसके बेसिस पे। उनको उनकी 10th की डिग्री पे नहीं, उनकी वो स्किल पे उनको जॉब मिल सकती है। अगर वो छोटे छोटे एग्जाम्पल जैसे ब्यूटी पार्लर का उन्होंने अगर कोर्स किया, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, अगर उन्होंने कोई टेक्निकल कोर्स किया है जैसे फ्रिज रिपेयरिंग का या वो अदर एप्लियंसेस रिपेयरिंग का, तो उनको वो जॉब मिल सकती है जिससे वो अपना लिवलीहुड चला सकते हैं। और अगर मेरा सवाल ये था कि आप लोग यहाँ पर जो मैं टारगेट सिर्फ अभी 50 लोग मेरे साथ, 50-55 लोग जितने भी क्लास में हैं, यही मेरा टारगेट है, यही मेरा स्कोप है ना। मैं इससे बड़ा लंबा मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरा स्कोप यही है। मेरा आप लोगों से एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या आपकी कोई भूमिका है इन पर्सन? ये सर है। कैसे? क्योंकि अगर हम स्किल्ड होंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ एक डिग्री के बेसिस पे ही जॉब नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे पास एक स्किल्ड होगी, अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल अगर मैं दूं, सो मैं राइट नाउ अगर मैं 2 फॉरेन लैंग्वेजेस सीख रही हूँ, एक इंडियन लैंग्वेज भी सीख रही हूँ, मैं अपनी खुद की स्किल डेवलपमेंट के लिए कि हाँ, और मैं साथ साथ एक डिप्लोमा भी कर रही हूँ। तो इट्स माई कॉन्ट्रीब्यूशन जो मैं कर रही हूँ अभी। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छा। क्या लैंग्वेज सीख रहे हैं आप? सो मैं कॉलेज में हूँ, तो कॉलेज में मैंने बंगाली लिया है और मैं स्पेनिश और कोरियन सीख रही हूँ। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, ये अच्छा वो है। अब हम आ जाते हैं डिस्कशन पर, अपने हिस्से पर। देखिए, हमारा ना मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे पूरे प्रोसेस में, इस इकोनॉमिक प्रोसेस में, कंट्री के डेवलपमेंट के प्रोसेस में, हमने लोगों को पीछे छोड़ दिया है। खासतौर पर अपने यूथ को तो हमने पीछे छोड़ दिया। मतलब यूथ को अभी तक हम ये बात नहीं समझा पा रहे हैं, यूथ का रोल। मतलब जो इमरजेंसी, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं ना, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, अब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसी को नहीं पता कि वो डिविडेंड है। मतलब जो खान है पैसे की, या मतलब जो भी समृद्धि की, उसको खुद नहीं पता। और खान क्या है? वो हमारा यूथ है, हमारा जो युवा तबका है, उसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि वही खान है। जो पैसा आना है, जो भी विकास होना है, ग्रोथ होना है, वेल्थ आना है, उसी से आना है। ये हमारा डिस्कनेक्ट है। मैं आपको उससे कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहता हूँ। स्किल डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें जीवित रहना है,
तो उसके लिए हमें स्किल की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमें कुछ काम धंधा करना, अपनी लिविंग कमानी है, उसके लिए स्किल की आवश्यकता होती है। अपने लाइफ को, अपनी फैमिली को, कंट्री को बेटर करने के लिए हमें स्किल की जरूरत होती है। स्किल को हम ये भी ना सोचें कि जैसे इन्होंने एक अच्छा मैंने उदाहरण देखा कि अलग अलग लैंग्वेज सीखना, लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्किल का मतलब ही है लर्न करना। And in India, to some extent, we are poor learners. We are poor learners. I'm really sorry to say, but somehow I feel कि हमारी जो learning है वो थोड़ी सी कमजोर है। हम बहुत कीन नहीं है लर्न करने के लिए। हम 10वीं 12वीं क्यों करते हैं, या चलो ग्रेजुएशन, सर डिग्री के लिए। डिग्री के लिए, डिग्री ठीक है, डिग्री हासिल कर लिया। अब डिग्री क्यों हासिल करना चाह रहे हैं? ये एकेडमिक डिग्री हम क्यों कर रहे हैं? जॉब के लिए। जॉब के लिए सर। है ना? क्या हम लर्निंग के लिए कर रहे हैं? हमारा को जॉब नहीं मिल पाता, उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि हम इसे जॉब के लिए कर रहे हैं। अगर हम ये सारी चीजें, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो लर्न करने के लिए करें तो हमें जॉब आराम से मिल जाएगी। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम जॉब सेंट्रिक होके चलते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है। मतलब मुझे किसी ने कहानी भी सुनाई थी कि मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और जिस जैसे उनका सिलेक्शन हुआ वो उन किताबों को बेच देते हैं। ज्यादातर बार हम अपनी किताबों से कोई मोह नहीं रखते हैं। हमारा सिर्फ ये होता है कि हमने ये किताब पढ़ ली है और जो है अब ये बेकार है। अगर जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी, आप में से काफियों की भी जॉब लग जाएगी, तो दीज बुक्स विल बिकम रिडंडेंट, कोई काम की नहीं है, बेकार है, ये अब बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य जॉब है, लर्न करना नहीं है। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें एक एग्जाम पास करना है, उसके लालच में। सर फैमिली से भी प्रेशर रहता है सर जॉब का। वो रहेगा ही। देखो, जिंदा रहने के लिए लिविंग अर्न करना, फैमिली अगर मान लो फैमिली का प्रेशर ना हो तो क्या लिविंग अर्न नहीं करोगे? लिविंग तो अर्न करनी है। जिंदा रहने के लिए हमें लाइवलीहुड चाहिए, पैसा चाहिए, जिसको हम पैसा कहें या लिविंग है, वो हमें चाहिए। पर वो पैसा हमें कैसे प्राप्त होगा? क्या हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बस सिर्फ जो है जिंदा रहने के लिए कमा लो, उतना ही लर्न कर लो? इसीलिए बहुत सारे बच्चे, आप ये देखना, जैसे ही जॉब लग जाती है, जॉब के बाद ज्यादातर 99% ऑफ अस will stop learning. Consciously we will stop learning. क्योंकि अब हमें लगता है कि कोई या फिर जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वही लर्न करेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग। ठीक है, हमारी जो ये डिग्री है जॉब सेंट्रिक होनी चाहिए, बट अगर हम अपनी चीजों को लर्निंग सेंट्रिक बना दें, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ये जितने विषय पढ़ रहे हैं, इनको लर्निंग सेंट्रिक बनाएं। थिंक ऑफ समथिंग, जो भी आप सोच रहे हैं कि यार ये चीज है, ये सर ने ये स्कीम बताई थी, क्या इससे मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ अपने लिए या किसी और के लिए? क्या हमने कोई नई चीज जानी? मान लीजिए हम जैसे इन्होंने अपना लैंग्वेज का कहा, हमें दुनिया की नई नई चीजों के बारे में पता चल रहा है कि ये भी होता है, ये फिस्कल कंसोलिडेशन होता है। क्या मैं इससे अपनी लिविंग किसी तरीके से कमा सकता हूँ? क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ? क्या मैं अपने किसी स्किल को, मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स से पैसा कमाने का कोई साधन हो सकता है? यस सर। क्या? यदि हम सर उसको अच्छे से सीख लें तो हम दूसरे को पढ़ा सकते हैं। पढ़ाना एक चीज हुआ, ट्रेड कर इससे सकते आगे हैं पढ़ाना और ट्रेड कर सकते हैं। और उसमें कई चीजों के माध्यम से सर हम अपने व्यवसाय लगा सकते हैं, या जो भी हमें उचित लगता है जिसमें सक्षम हम बन जाएंगे, उसके द्वारा पैसा कमा सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। हमें एक ट्रेंड पता है, इकोनॉमिक्स हमें क्या बता रही है कि हमारा देश यूं चल रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है। हम भी तो सोच सकते हैं यार, आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन दिस बैंड वैगन। मैं नौकरी से आगे निकल के इस, ये जो ग्रोथ हो रही है, हम इतनी कंपनियां और बहुत सारी ऐसी चीजें भी पढ़ते हैं कि भाई हम देश की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 2000 से या उससे भी पहले से, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के बाद से देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ। क्या मैं इस ग्रोथ सिनेरियो को ज्वाइन कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ ऐसा साधन ढूंढ सकता हूँ कि मुझे इकोनॉमिक्स सीखे ही कुछ आमदनी होने लगे? क्या मैं जो अन्य विषय पढ़ रहा हूँ, यहाँ छोटी छोटी जो जानकारियां मिल रही हैं, आपको अपने काम की एक जानकारी करनी है, ऐसा नहीं कि आप पूरे इकोनॉमिक्स पढ़े, आप इकोनॉमिक्स के एक हिस्से को, हम बड़ी सारी स्कीम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर में, अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ी नहीं है पर आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। उन स्कीम्स में बहुत सारा पैसा, बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, पर हम, एक तो ये हो सकता है कि हमने स्कीम पढ़ ली, जैसे एमएसएमई के लिए कोई स्कीम है, एमएसएमई की स्किल इंडिया स्कीम है, हम पढ़ेंगे स्किल इंडिया स्कीम में ये होता है, वो होता है, लाना होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि यार स्किल इंडिया में ये होता है, ये होता है, 1 लाख रुपए मिलते हैं, या हमारा कौन सा लोन होता है वो, ये मुद्रा लोन, मुद्रा लोन में 50,000 रुपये मिलते हैं, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, और भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हम पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां जानते हैं। अगर मैं इन सारी चीजों को जोड़ूं, मैंने जाना कि हाँ हमारे देश में एक्सपोर्ट क्या होता है, मैंने जाना कि इंपोर्ट क्या होता है, मैंने जाना कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, मैंने जाना कि ये चीजें बेसिक फैसिलिटी है, मैंने जाना कि बाहर सिस्टम ये है, कि मैंने जाना कि फ्रांस में ये रिक्वायरमेंट है, मैंने कोरियन लैंग्वेज सीखी है, मुझे पता चला कि कोरिया में इस तरीके की चीजें हैं। क्या मैं इन चीजों को जोड़ के, कनेक्शंस डेवलप करके अपने लिए कुछ हासिल नहीं कर सकता? यस सर। बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं, मतलब आईएएस से भी ज्यादा कहीं बड़ा, मतलब अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा। वो कैसे एंटरप्रेन्योर? और ये समझिए कि स्किल डेवलपमेंट डज नॉट मीन ब्यूटी पार्लर का कोर्स। ये हमारी बड़ी शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्किल डेवलपमेंट है। स्किल डेवलपमेंट का मतलब, ठीक आपने उदाहरण ठीक दिया, मगर हमारी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है भी है कि हम स्किल डेवलपमेंट को ये सोचते हैं कि भाई खाली और खाली स्किल डेवलपमेंट इज मेंट फॉर वो जो गरीब बेचारा बच्चा है, वो पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाया, 8वीं 10वीं पास रोते होके फेल हो गया, अब उसके बाद कोई धंधा नहीं है तो उसे 10-5 हजार की नौकरी नहीं, वही स्किल डेवलपमेंट नहीं है। इट्स ऑल्सो स्किल डेवलपमेंट कि आप इन सारे प्रोसेसेस को समझते हैं, यू अंडरस्टैंड द, आप पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, आपको पता है कि आपके क्या क्या राइट है, आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तब आप ये कह सकते हैं कि भाई मुझे ये पता है, मेरे को सर ने पढ़ाया था आर्टिकल 19 के अंदर आपका एक अधिकार है। कौन सा आर्टिकल 19 के अंदर, अगर इससे रिलेटेड अधिकार जिसकी मैं बात करूं, आई हैव अ राइट ऑफ ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। मैं कोई काम करना चाहता हूं, कोई मेरे को बाधा खड़ी करता है, मैं आर्टिकल 19 में उसको हाई कोर्ट ले जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता हूँ, साहब ये मेरे को तंग कर रहे हैं। आपको कोई तंग करता है ना, कोई भी अधिकारी, कोई भी आदमी आपको किसी भी कारण से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से, यू कैन, अगर आप ये साबित कर देंगे कि आपका जो काम है वो मेरे इस अधिकार को सीमित कर रहा है, उसके अगेंस्ट, उस ऑफिसर के अगेंस्ट रिट दायर हो जाएगी, रिट फाइल हो जाएगी, और दैट ऑफिसर विल बी इन थॉरो प्रॉब्लम अगर आप इसको परस्यू कर पाएंगे। तो अब इसमें ये क्या है, ये बेसिकली इट इज कनेक्टिंग डॉट्स। इट्स नॉट अबाउट कि हमें जो रट्टा लगा के पढ़ना है। अब पॉलिटी भी कहीं कनेक्ट हो जाती है, कहीं आईआर कनेक्ट हो जाता है, कहीं कोई चीज कनेक्ट होती है, कहीं इकोनॉमिक्स कनेक्ट होती है, कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने आप लोगों को शायद पहले भी जिक्र किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आर फ्यूचर ऑफ कमिंग टाइम्स। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता है कि हो रही है। जैसे मेटावर्स, मैंने आज एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं स्किल डेवलपमेंट ये नहीं है प्रॉब्लम, मतलब जो चीज है वो ये है कि हमें ये जानना है कि व्हाट इज मेटावर्स। आज मैंने पढ़ा मेटावर्स,
मेटावर्स से मैं कुछ अपने लिए काम कर सकता हूँ, मेरे लिए हिसाब किताब बन सकता है। आज के समय में जब पूरी दुनिया में कोई आदमी, मतलब आज के समय में तुम किसी को पूछो व्हाट इज मेटावर्स, बहुत ही कम लोग, और जो भी जानेंगे वो भी एकेडमिक टाइप के लोग होंगे। यू थिंक ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, भाई इतना बड़ा अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, मतलब हजारों लाखों या उससे भी ज्यादा डॉलर्स का, करोड़ों डॉलर्स का, उसमें मेरे को अपने लिए कितना चाहिए, तो थोड़े से पैसे मुझे भी मिल जाए, उसमें क्या होगा। मैं मेटावर्स पर जो है कुछ काम करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे कितने सारे आईटी इंजीनियर्स हैं, हमारे पास है कोई आईटी इंजीनियर, और नहीं भी है तो क्या है भाई, आपको काम कराना है। यू नो देयर इज सम अपकमिंग टेक्नोलॉजी, यू नो कैसे ये काम करता है, ठीक है, आपको उसके डॉट्स को जोड़ना है और उससे फिर काम करना है। ये नॉले लैंग्वेज सीखी है, इट विल हेल्प देम। भाई मेरे को एक लैंग्वेज आनी चाहिए, अब मेरा क्या होगा, मैं पहले सोचूंगा यार कोरियन मैं क्यों सीख रहा हूँ, सबसे पहला सवाल कोरियन में दे रहा, क्योंकि मेरे पास एक एम होना चाहिए, क्लियर कट एम होना चाहिए कि मुझे कोरिया में ये, मैं कोरियन सीख लूंगा तो ये मिलेगा। ऐसा नहीं है, लर्निंग शुड नॉट बी कनेक्टेड। अब जैसे अब इन्होंने 2 भाषाएं सीख रही हैं, 3 भाषाएं सीख रही हैं फॉर दैट मैटर, चलो बंगाली तो मैं मान लेता हूँ शायद इनके करिकुलम का हिस्सा है, नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ठीक है वो तो अब वो पढ़ना पड़ेगा। अब कोरियन और स्पेनिश 2 फॉरेन लैंग्वेज सीखने का क्या फायदा हो सकता है? कोई ऐसी नौकरी हो सकती है जिसमें कोरियन और स्पेनिश दोनों की आवश्यकता हो? हाईली अनलाइकली, हाईली वेरी अनलाइकली कि कोई ऐसा काम होगा। या तो इन्हें कोरियन की जरूरत पड़ेगी, मान लो ये सोचा कल चलो मैं कोरिया चली जाऊंगी, कोरिया में कुछ काम धंधा मिल जाएगा, या स्पेनिश स्पेन में चली जाएंगी, या स्पेन से रिलेटेड जहां पर ये भाषा बोली जाती हो, दोनों में एक साथ नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब फिर भी ये सीख रही है। ये जब एटीट्यूड हमारे अंदर आएगा ना, क्यों हम क्यों नहीं सीख पा रहे? क्योंकि हमने कहा कि भाई जॉब, अब मुझे पता है कि या तो मैं कोरिया में जॉब कर सकता हूँ, अगर मान लो मैंने ये सोचा कि मेरे को बाहर जाके जॉब करनी, तब भी मैं एक ही भाषा सीखूं, 2 क्यों सीखना? अब कोई भी आदमी इनको बोल सकता है कि नहीं इनका ये थोड़ी से मतलब इनको क्लियर नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं है। इट्स बेटर, अच्छी बात है जिसको ना पता हो, लर्न करने के लिए लर्न करना सीखना चाहिए हमें, और उसी में से अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। तुम्हें पता नहीं, अगर जब हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक रोड मैप पे चलना शुरू कर देते हैं, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, आईएएस बनूंगा, बस आईएएस, मतलब बिल्कुल नाक की सीध में चले जा रहा हूँ, ना इधर देखता हूँ ना इधर देखता हूँ, कहीं नहीं देखता हूँ। अब भाई ठीक है, आपको पता है ये इसके एग्जाम की कहानी अभी कि 800 सीट है और 20 लाख क्लेमेंट्स है। 20 लाख में से 800 को ही मिल सकती है, बाकी कितने बच गए? 19,99,200। They won't have any other opportunity. ये जो हमारी नाक की सीध में चलने वाली स्ट्रेटेजी है लर्निंग में, ये कभी कभी खतरनाक है। इसको खोलो यार, इसको खोलो, आपके पास मौका है, देखो इधर देखो उधर देखो, समय देखो, ठीक है हमारा काम है, हमें पता है कि हमें देखना है, दाएं बाएं देख लेने में क्या हर्ज है, कुछ नई चीज सीख लेने में क्या हर्ज है। अपना जो डायमेंशन है लर्निंग का उसे ब्रॉड करो, एंड दिस इज स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का मतलब वहां तक ही नहीं है कि हम बहुत सीमित तरीके से कि भाई मैं इलेक्ट्रीशियन का कोर्स, जो सरकार स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कराती है, दैट इज नॉट ओनली स्किल डेवलपमेंट। Agreed? Not agreed? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Agree. Agreed. सर इसका मेरे साथ भी सर हुआ था सर। इसमें जो सर हमने मैकेनिकल से सर बीटेक किया था, उसमें ये हुआ था प्लेसमेंट सेल में, तो एक मेरे टीचर थे सर, वो बता रहे थे जे तुम ऐसे मतलब जो प्रोडक्शन इंजीनियर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा सकते हो यदि तुम कोई अलग से स्किल सीख लो, जैसे कैड कैम सीख लो, या ये कैड कैम सीख लोगे तो ज्यादा तुमको फायदा रहेगा। जो डिजाइनिंग में बहुत कम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसमें ज्यादा मैं इसको और थोड़ा सा सेल्फ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ तुम कुछ भी सीखो, है ना, मतलब कभी कभी रैंडमली भी चीजें करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम कैड सीखे क्योंकि हमने मैकेनिकल किया हुआ मैं कैड सीख लूं। मैं अपने बारे में बताता हूँ, आई एम अ डॉक्टर। यस सर।
मैं मेडिकल, मैंने एमबीबीएस किया है, मैं डॉक्टर हूँ। एमबीबीएस करने के बाद जब मैं एमबीबीएस कर रहा था उस समय 97-8 ये वो समय था जब कंप्यूटर बहुत नए थे, ठीक है, मतलब किसी को कंप्यूटर बिल्कुल भारत में नए नए आए थे, तब मैंने कंप्यूटर चलाना मतलब सीखा, कंप्यूटर सीखा जब मुझे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस समय पर एमबीबीएस में आपका कंप्यूटर का उस समय कोई नाम भी नहीं जानता था कि क्या होता है कंप्यूटर, जानते भी होंगे कोई इसका रोल नहीं था, डॉक्टरी में कंप्यूटर का कोई रोल नहीं था। आज से जब मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी प्रेमचंद और ये सब पता नहीं क्या क्या पढ़ता रहता था। हिस्ट्री पढ़ना मैंने यहाँ शुरू किया था जब मैं एमबीबीएस कर रहा था। ये जब मैंने कर लिया, मेरी नौकरी लग गई थी। अब मुझे ये पता नहीं था कि मैं हिस्ट्री पढ़ क्यों रहा हूँ या हिंदी में क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं ये कंप्यूटर क्यों सीख रहा हूँ। फिर मैंने टाइपिंग सीखनी शुरू की। मेरे पिताजी मेरे को बड़ा कहते थे, ये क्या करता रहता है, तो टाइपिंग सीखता है तो टाइपराइटर वो बनेगा, टाइपिस्ट बनेगा, क्योंकि टाइपिस्ट को हम बहुत लो लेवल नौकरी के तौर पे मानते ना कि टाइपिंग, उसमें कोई जरूरत नहीं थी मेरे को टाइपिंग करने की, रिक्वायर्ड ही नहीं होता था, मैं टाइपिंग सीखता था। इसके बाद मैंने मतलब उस समय शायद तुम लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, डॉस में काम करना शुरू किया। वो जो MS डॉस जो होता है, एक भाषा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, उसका नाम था बेसिक या समथिंग ऐसे कुछ, वो बंद भी हो गई वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक समय मैंने C++ थोड़ा थोड़ा तो सीखना शुरू किया। आज के समय में मैं बहुत ठीक ठाक सा वेब डेवलपमेंट कर लेता हूँ, जो मेरे स्कोप से बिल्कुल बाहर है। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं वेब डेवलपमेंट करूँ, ना मेरे जॉब में जरूरत है, ना मेरे को ना तो मुझे एज अ डॉक्टर जरूरत है, ना मुझे एज अ सिविल सर्वेंट जरूरत है। मुझे किसी भी हालत में वेब डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। मेरी जो आज की नौकरी है वो डाटा एनालिटिक्स में है, डाटा साइंस में मैं काम करता हूँ, जो किसी भी तरीके से मेरा फील्ड नहीं है। मतलब आई एम अ डॉक्टर, ना तो ये मेरी एमबीबीएस से किसी तरह कनेक्ट होता है, ना मेरे सिविल सर्वेंट से ये डाटा साइंस कनेक्ट होता है, बट मैं इसमें काम करता हूँ। आई एम वेरी कीन इन इकोनॉमिक्स, जिसका मुझे कोई जरूरत नहीं है, ना मैंने टीचर बनना है, ना मुझे कुछ और करना, बट आई हैव अ थॉरो इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स। मैं इसको आगे और पढ़ना चाहता हूँ। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू। और अगर मैं ये कहूंगा कि मैं ये चीज इसलिए करूं, वो चीज इसलिए करूं, क्या जरूरत है मुझे हिस्ट्री पढ़ने की, बट इट हेल्प मी, बाद में मेरे काम आई किसी समय पर जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। हिंदी मेरी ठीक है, बोलने की हिंदी मेरी ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि मेरी इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बट हिंदी मेरी ठीक है लिखने की और उसकी। जबकि हिंदी मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि मेडिकल प्रोफेशन में और सिविल सर्विसेज में, दोनों में जरूरत नहीं है। कंप्यूटर के लिए पीए मिला रहता है, वो अपना चलाता रहता है। बहुत सारे अभी भी हमारे ऑफिसर्स रहते हैं जो कंप्यूटर ज़्यादा यूज नहीं करते। आज के समय में 20 साल बाद, आज से 24 साल बाद हालात बदल गए हैं। आज हमारा काम किसी का भी कंप्यूटर के बिना नहीं चलता, पर आज से पहले नहीं था। तो मैं ये आप लोगों को बोलूंगा कि अपने होराइजन को बड़ा करो, सीखने के होराइजन को बड़ा करो, ब्रॉडन करो। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने आ रही है, उसको ओपन करो और लर्निंग को फिक्स मत करो। पढ़ाई लर्निंग के लिए करो, पढ़ाई जॉब के लिए मत करो। ठीक है, जॉब के लिए एक पढ़ाई जरूर करनी होती है कि भाई ठीक है, आपने मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप अपने मैकेनिकल के साइड के, बट इसके बियॉन्ड भी कुछ करो। जैसे इन्होंने कहा फॉरेन लैंग्वेज सीखो, मैं हमेशा आपको बोलूंगा गो फॉर फॉरेन लैंग्वेजेस, थिंक ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, कुछ ना कुछ भाषा फॉर अ चेंज। सर इसके अलावा लैंग्वेज जैसे C++ जावा हो गया या पाइथन वगैरह ये सब बिल्कुल सीखो। ये जैसे आप खासतौर में अगर आप इंजीनियरिंग के, ये तो आपके डोमेन की चीज है, ये तो आपको कोई भी इंजीनियर ऐसा नहीं होना चाहिए आज के समय में। आज के समय में आपको पता, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, 8वीं से 10वीं के बच्चे, ये जो आप बोल रहे हो ना पाइथन C++, ये 8वीं 10वीं के बच्चे सीख रहे हैं। अगर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपको नहीं आएगा, आपको कौन वैल्यू करेगा? क्या हमारी कोई कीमत रह जाएगी? क्या हम पूरी तरह से आउटडेटेड नहीं हो जाएंगे? जब 8वीं का बच्चा सीख रहा है, 10वीं का बच्चा पाइथन सीख के आ रहा है और हमें नहीं आ रही है, हमारे को कोई मार्केट में क्यों पूछेगा? हमारी कोई कीमत नहीं। मैं ये इंसिस्ट आप लोगों को करूंगा कि, और इट्स फॉर अ चेंज, जैसे इन्होंने बताया आई एम लर्निंग जर्मन, मैं जर्मन सीख रहा हूँ जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी सीख रहा हूँ ऐसे टाइम पास। ठीक है,
चेंज के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऐसे सीख रहा हूँ। मुझे उसका कुछ नहीं करना, मुझे पता नहीं क्या करूंगा, क्यों सीखूं उसे, पर सीख रहा हूँ। मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि हमारा जो लर्निंग का वो है उसको हमें डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। जॉब अपने आप मिलती रहेगी यार, काम के लायक इतना खा कमा लेंगे, इतना कर लेंगे इंतजाम कि पेट भर जाएगा। और जब हमारे पास नॉलेज होगी, जब हमारी लर्निंग होगी, जब हमारे पास स्किल होगा, वो हमारे लिए क्या क्या चीज नहीं कर सकता। हर चीज संभव है स्किल से। और स्किल फ्यूचर लुकिंग होना चाहिए, फ्यूचर लुकिंग। जैसे मैं डाटा साइंस क्यों कर रहा हूँ, मेरे को आज के समय में डाटा साइंस की कोई खास जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ बहुत लोग नहीं जाना चाहते। ज्यादातर मेरे कुलीग लोग हैं, वो कहते हैं कि यहाँ क्यों आके फंस गए हो तुम। मैं वहां मांग कर गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है डाटा साइंस इज फ्यूचर। आई शुड लुक टुवर्ड्स फ्यूचर। यहाँ नहीं देखना चाहिए मुझे आगे दुनिया किधर जा रही है। सबको आज हो सकता है हमें डाटा की इतनी है, मतलब बाहर के देशों में इंपॉर्टेंस है, हमारे यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हम उतना ज्यादा उसको वैल्यू नहीं करें। ग्रेजुअली धीरे धीरे आप लोग अखबार में AI, मशीन लर्निंग, मतलब मैं इनमें काम करना चाहता हूँ, इसको सीख रहा हूँ, AI को सीख रहा हूँ। मैंने हडूप सीखा। आप में से किसी को हडूप आता है? आपने सुना हडूप क्या होता है? नो सर। नो सर। इम्पोर्टेंट टूल है हडूप। मैं सीख रहा हूँ, जिसका मेरे लाइफ में कोई रोल नहीं है। अब थोड़ा पुराना हो गया, 3-4 साल बाद, मुझे कुछ नहीं, बट इट गिव मी सम अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ये कहूंगा अपने पढ़ाई मशीन लर्निंग सर NPTEL से सीखना सर कैसा रहता है? किस चीज के लिए सर मशीन लर्निंग? जैसे NPTEL सर IIT रुड़की सर एक प्रोग्राम चला रहा था ओनली फॉर इंजीनियरिंग के लिए सर, मैं उसमें तो एनरोल किए। लिबरल लर्निंग की बात करूंगा। डोंट गो फॉर एनी कोर्स। आज के समय में फ्री चीजों की भरमार है। ये सारी चीजें जितनी मैंने बताई ये सब फ्री सीखी है मैंने एक्स्ट्रा टाइम में। जर्मन, मैंने आप लोगों को एक ऐप भी बताया था, जिनकी इंग्लिश अच्छी ना हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूलिंगो नाम का ऐप। आपको अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, इट्स अ वंडरफुल ऐप, बहुत ही अच्छा ऐप है। आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो। आपको अगर आपके अंदर थोड़ी भी इच्छा है तो वो आपको सिखा। यूज करते हैं सर ड्यूलिंगो को, बहुत अच्छा, मतलब ये प्रोनाउंसिएशन से लेकर और ट्रांसलेशन वगैरह भी सब सही कर देते। तो आपको चाहिए क्या? यही तो हमें चाहिए। तो हमारी को ये सब चीज, अब जैसे आपने ये मशीन लर्निंग का, कॉर्सेरा नाम की एक वेबसाइट है, एडेक्स नाम की वेबसाइट है। जितने भी कोर्सेज आप बात कर रहे हो ना, मतलब मुझे नहीं पता NPTEL एग्जैक्टली कौन से वाला होता है, बट इन्हें में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। कॉर्सेरा टाइप करिएगा, उसमें ये फ्री कोर्सेज है। IIT के थ्रू चला। हाँ, मतलब वो तुम ठीक हो। देखो आज के समय में तो ऑनलाइन लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो आपको कहीं से भी कुछ भी सिखा सकता है। जो मैं इकोनॉमिक्स का कोर्स कर रहा हूं उसमें मुझे हमें कौन पढ़ा रहा है? थिंक ऑफ इट, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी पता होगा ना, अभी कुछ दिन पहले उसको, पिछले 2 साल पहले नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स का। यस सर, यस सर। और डफलो को भी मिला था। MIT का कोर्स है डफलो, और वो दोनों, डफलो भी इसमें है, दोनों पढ़ाते हैं। तो आज के समय में ऑनलाइन लर्निंग आपकी दुनिया खोल रही है। आप उसको देखो, खोलो, जाओ, अपने तक सीमित मत रखो। बहुत बड़ी दुनिया, बहुत अच्छी दुनिया है। रोटी कमाने खाने लायक आप कर लोगे, इसके लिए घबराओ मत। अगर आपको चीजें आती हैं, आप पैसे की उसकी चिंता मत करो कि मुझे मेरा क्या होगा। जब तक इस चिंता में फंसे रहोगे ना कि मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस चिंता से बाहर निकल के वर्क फॉर योर स्किल डेवलपमेंट। सर ये डिफरेंस लैंग्वेज कहाँ से सीख सकते हैं? मैंने आपको बताया डुओलिंगो नाम का ऐप है। यस सर। उसे अभी इंस्टॉल करना, क्लास खत्म करने के बाद। जो आपको सर इंस्टॉल है, उसमें पढ़ते भी रहते हैं वो तो। हाँ, पर उसको फॉलो करना पड़ेगा, डेली उसे करना पड़ेगा, 1 घंटा आधा घंटा। फालतू जो व्हाट्सएप टाइम वेस्ट करते हो उसे मत। हेलो, चलो अभी आज के लिए इतना ही, लेक्चर बहुत है स्किल डेवलपमेंट पर। बट मेरा कहना ये है कि ऑल ऑफ यू वर्क ऑन योर स्किल्स, इंप्रूव योर स्किल्स, ठीक है, डाइवर्सिफाई योर स्किल्स,
नया नया करो, IAS भी हो जाएगा, उसके अलावा भी बहुत कुछ हो जाएगा जिंदगी में। ठीक है, इसी मैसेज के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं और आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू।